स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल मंथन पर। आपके बीच में हम उपस्थित हैं आधुनिक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की कैसे शुरुआत होती है और कैसे उसका विस्तार होता है। अब तक हम आपके बीच आए हैं पलासी के मैदान से लेकर बक्सर की कहानी के साथ। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, बक्सर के बाद क्या होता है। इससे पहले कि हम इस कहानी को आगे बढ़ाएं, एक निवेदन आपसे करेंगे। इतिहास क्या केवल स्मरण में रखने का विषय है या इतिहास एक बोध है? यानी इतिहास का बोध हमें होना चाहिए, उसका संदेश जो हमें कहता है, इसका एहसास हमें होना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ना केवल इसे तथ्यों के रूप में याद रखें, वरन इतिहास जो हमें जो संदेश देता है, उसका भी हमें बोध होना चाहिए। गुप्त जी की इन पंक्तियों के साथ आज हम अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। फिर से एक बार सुन लें। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस अपेक्षा के साथ कि हम सब अपने देश से बेपनाह मोहब्बत करते हुए अपने सारे कार्य को अपने देश के ऊपर ही समर्पित करेंगे। कहानी शुरुआत करते हैं क्लाइव की दूसरा बार भारत आने की। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को पीछे हम लोग जान चुके थे। और तब क्लाइव जिन दिनों ये युद्ध हो रहा था, उन दिनों वेंसीटाट बंगाल का गवर्नर था। ध्यान में रखना है, वेंसीटाट। यानी कहने का अभिप्राय है कि जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ, वेंसीटाट हैं, और वेंसीटाट के बाद 10 अप्रैल यानी क्लाइव दोबारा जब आते हैं भारत, तो 10 अप्रैल 1765 ईस्वी को क्लाइव मद्रास पहुंचता है। गौरतलब हो, ये मद्रास पहुंचते हैं पहले 10 अप्रैल 1765 ईस्वी को। जैसा कि हम जानते हैं, पीछे 1757 से 1760 ईस्वी तक पिछला कार्यकाल था इनका, और इसके बाद वापस इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड से दोबारा पहुंचते हैं 10 अप्रैल 1765 ईस्वी को मद्रास। वहां से 3 मई, ध्यान में रखना है, इसके आगे बढ़ते हैं, 3 मई 1765 ईस्वी को दोबारा पहुंचते हैं बंगाल। बंगाल पहुंचकर यहाँ अपना कार्यभार संभालते हैं। तो अगर ये मुझे जानना हो, यानी ये समझने की बात है हाँ, कि दूसरा कार्यकाल इनका 3 मई से शुरू हो जाता है, कार्यभार संभालते हैं। उधर था क्या, बक्सर का युद्ध हो चुका है, 3 सेना संयुक्त रूप से पराजित हो चुकी है। ये 3 सेना तो संयुक्त रूप से पराजित हुई है, शुजाउद्दौला की है, शाह आलम की है, मिर्जा सिंह की है। अब बारी आई थी शाह आलम और शुजाउद्दौला से। ध्यान में रखना है, शाह आलम और शुजाउद्दौला से। शाह आलम कौन है? शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट हैं। शुजाउद्दौला कौन है? ये उस समय के अवध के नवाब हैं। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ संधि करने की बात सोचा जाता है बंगाल के गवर्नर क्लाइव के द्वारा। लेकिन संधि से पहले क्लाइव ने जो पहले संधि की वो शाह आलम द्वितीय के साथ की। यानी शाह आलम द्वितीय के साथ जो संधि होती है वह 12 अगस्त 1765 की है। तो ध्यान में रखना है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को बंगाल के गवर्नर क्लाइव ने संधि की है। किसके साथ संधि की है? शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में 12 अगस्त 1765 ईस्वी को जो संधि हुई, इसे इलाहाबाद की प्रथम संधि के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखना है, इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके बीच हुआ? क्लाइव और
शाह आलम द्वितीय के बीच में होता है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से क्या शर्त मांगता क्या है, पहले ये देख लें, बहुत अर्थपूर्ण है। मांगा जाता है, उसको ध्यान में रखना है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मांगी जाती है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मांगी जाती है। दीवानी समझने की चीज है। दीवानी का अभिप्राय हो गया कि जो भूमि से, यानी जो राजस्व है इसको वसूलने की, भू राजस्व को वसूलने की, समझ लें कि वसूलने की हमारे पास आ जाए, अधिकार मांगता है। दीवानी इसी को कहते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा से जो प्राप्त होगा भू राजस्व, इसको वसूलने का अधिकार मांग रहा है। बदले में कहता है, यानी इतना जब लेगा तो क्या इसके बदले देना है इसको, तो इसके बदले यह कहता है कि हम आपको क्या देंगे, तो बदले में कहा कि हम आपको इलाहाबाद और करा के जिले दे देंगे। इलाहाबाद के साथ साथ ध्यान में रखना है करा का जो क्षेत्र था और इलाहाबाद का, करा प्लस इलाहाबाद, इसको ये क्षेत्र देना है किसको, शाह आलम द्वितीय को। लेना क्या है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी। इसको देख, मतलब ये था किसके पास, शुजाउद्दौला के पास, यानी इलाहाबाद और करा है शुजाउद्दौला के पास, और कहा जा रहा है कि हम आपको इसको दे देंगे और बदले में आप हमको बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी दीजिए। फिर क्या था, इसके प्राप्त करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए उसने फिर आक्रमण किया किसके ऊपर, शुजाउद्दौला पर, यानी शुजाउद्दौला के ऊपर क्लाइव आक्रमण करता है, इलाहाबाद, मानिकपुर को छीन लेता है। ध्यान में रखना है, मानिकपुर को, करा का क्षेत्र, मानिकपुर को और इलाहाबाद को उससे छीन लेता है, और इलाहाबाद तथा करा, मानिकपुर का ही क्षेत्र था, इसको दे देता है किसको, तो शाह आलम द्वितीय को सौंप देता है। ये सारी चीजें हो गई 12 अगस्त को संधि की जो बात हुई थी इसके अनुसार। बदले में एक और प्रलोभन देता है कि हम आपको इलाहाबाद करा देंगे, अब प्लस 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, यानी ध्यान में रखना है 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन था जो इनको मिलना था। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन किसको मिलना है, तो ये मिलना है मुगल सम्राट को। ध्यान में रखें। अब पीछे की शर्त थोड़ा सा देखेंगे। जो शर्त पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा होगा कि जो संधि की गई बंगाल के नवाब के साथ, तो बंगाल के नवाब को देना था, बंगाल के नवाब को देना था 53 लाख। बंगाल के नवाब को 53 लाख देना था। अब जरा सा सोच रहे, 53 लाख रुपया इनको पेंशन देना है और मुगल सम्राट को देना है 26 लाख, तो 53 लाख और 26 लाख। ध्यान में रखना है कि इनको 79 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने हैं। किनको किनको, बंगाल के नवाब प्लस मुगल सम्राट को। शुजाउद्दौला के साथ क्या हुआ, शुजाउद्दौला का तो क्षेत्र जो था इलाहाबाद करा छीन ही लिया गया। और फिर अब देखिए इतिहास में कई संधियां ऐसी है जो थोपी गई है, और खास करके तब जब संधि हो, जब आप किसी को पराजित कर दिए हो और उसके बाद जब संधि हो, तो स्वाभाविक है कि पराजित व्यक्ति की बात कौन सुनता है। और अब संधि होती है 16 अगस्त को। 16 अगस्त 1765 ईस्वी को संधि हो रही है, और ये संधि हो रही है शुजाउद्दौला के साथ। तो ध्यान में रखना है, पहली संधि एक बार फिर से ध्यान में रखना है 12 अगस्त को। दूसरी संधि हो रही है 16 अगस्त को, किसके साथ, शुजाउद्दौला के साथ। दोनों का वर्ष क्या था, 1765 ईस्वी। दोनों में एक पक्ष कौन है, दोनों में एक पक्ष क्लाइव है, अर्थात कंपनी है। और अब ये जो संधि हो रही है 16 अगस्त को शुजाउद्दौला के साथ, इसमें क्या हो रहा है, इनका क्षेत्र तो पहले इलाहाबाद, करा, मानिकपुर का जो छीन लिया ही गया है, और अब इनको कहा क्या जाता है कि जो युद्ध हुआ ना बक्सर में 22 अक्टूबर 1765 ईस्वी वाला, 64 ईस्वी वाला, ये युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहरा दिया जाता है। इनको शुजाउद्दौला को कहा जाता है कि आप बक्सर युद्ध के दोषी हैं, इसलिए आपको
कंपनी को जो नुकसान हुआ है, हर्जाना जिसे कहिए, तो 50 लाख रुपया हर्जाना का चाहिए। अब 50 लाख रुपया हर्जाना का मिला, लिया, वसूली किया। तो आप ऐसे देखिए, अब ये संधि है या फिर थोप दिया जाए। खैर जो भी हो, हारना था। इस प्रकार से शुजाउद्दौला के साथ संधि हुई, इलाहाबाद की दूसरी संधि के नाम से इसे हम जानते हैं। तो क्लाइव का जब दूसरा बार आना होता है तो इस प्रकार से इलाहाबाद की संधि के बाद अब देखते हैं कि बंगाल में इन्होंने क्या किया। तो बंगाल में इनके आने के साथ ही द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन, दोहरा शासन भी आप इसे कह सकते हैं, दोहरी सरकार कह सकते हैं। द्वैध शासन किसे कहते हैं, पहले थोड़ा सा इसे हमें समझ लेना चाहिए। द्वैध शासन का अभिप्राय है दो शासन हो रहा हो, यानी एक साथ हम पर यदि दो का शासन चल रहा हो तो इसे हम द्वैध शासन कहते हैं। कंपनी ने बंगाल के दीवानी और निजामत को, दीवानी और निजामत को अपने पास रख लिया। दीवानी अर्थात भू राजस्व कर, यानी भू राजस्व वसूलने की, भू राजस्व वसूली की जिम्मेदारी अपने पास कर लिया। और निजामत के अंतर्गत आते थे क्या, तो विदेशी मामले और सैनिक संरक्षण। विदेशी मामले प्लस सैनिक संरक्षण। तो सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले आते हैं निजामत के अंतर्गत। ये ले लिया अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोनों चले गए किसके पास, EIC के पास। अब नवाब के पास क्या रह गया, बंगाल के नवाब के पास, तो नवाब के पास अब केवल रह गया अगर तो रह गया प्रशासनिक विभाग। इस प्रकार से बंगाल में दोहरी शासन की शुरुआत हुई। तो कहा जा सकता है कंपनी शासन के अंतर्गत जब भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई तो द्वैध शासन का जनक समझा जाता है क्लाइव को। ध्यान में रखेंगे, क्लाइव की के द्वारा जो ये शासन शुरू किया गया द्वैध शासन, वो क्लाइव के जाने के बाद भी जारी रहा। और क्लाइव के जाने के बाद फिर कब यह खत्म होता है इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। एक तरफ देखिए 1765 ईस्वी से द्वैध शासन की शुरुआत हो गई और उसके बाद प्रकृति की मार भी बंगाल वासियों पर पड़ती है। 1770 ईस्वी में बंगाल में भयानक सुखाड़ पड़ता है, अकाल पड़ता है। 1770 ईस्वी में, ध्यान में रखना है, अकाल पड़ा। कहाँ पड़ा, बंगाल में। बंगाल में अकाल पड़ता है तो दोहरी मार बंगाल के किसानों को, बंगाल के आम आदमी को दोहरी मार कह सकते हैं कि एक तरह से झेलना पड़ रहा था। बंगाल में अकाल पड़ता है और किसानों को दोहरा मार झेलना पड़ता है 1770 ईस्वी में। इस प्रकार से काफी दयनीय हालात हो जाता है। इसका उल्लेख करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में कॉर्नवालिस ने किया था कि दुनिया में जितने भी सरकार होंगी, सभ्य सरकार होंगी, उनमें से सबसे ज्यादा भ्रष्ट और सबसे ज्यादा शोषण वाली, दमन वाली सरकार यदि रही है 1757 से लेकर 1757 से 1784, इन अवधियों के संदर्भ में उसने कहा था। और कहा था कि इसमें सबसे भ्रष्ट अगर शासन होगा पूरे विश्व में तो है कंपनी शासन, जो बंगाल में है। यानी बंगाल के कंपनी शासन को सबसे भ्रष्ट शासन कहा। हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने कहा था, कॉर्नवालिस ने। कालांतर में कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर बन करके आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई क्लाइव के द्वारा। ये क्लाइव का दूसरा कार्यकाल था, इलाहाबाद की संधि हुई। कुछ हम और जानते हैं क्लाइव के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो क्लाइव का जो व्यक्तिगत जीवन है इस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। क्लाइव 1725 ईस्वी में जन्म लेता है। थोड़ा नजर डालने की जरूरत इसलिए भी महसूस करते हैं कि क्लाइव का जो व्यक्तिगत जीवन रहा है वह भी उतार चढ़ाव से रहा है। शुरुआती विफलता के बाद 1742 ईस्वी में कंपनी की सेवा में यानी एक क्लर्क के रूप में उसने शुरुआत किया। अब जरा सा सोच लें, एक 17 वर्षीय बालक, 17 वर्षीय लड़का क्लर्क के रूप में नियुक्त होता है और जो 1742 ईस्वी से पहले भी काफी विफल रहा है, वह क्लर्क के पद से किस प्रकार से
गवर्नर का पद प्राप्त करता है और बंगाल में नहीं, भारत में कंपनी शासन की नींव डालता है। इसकी कहानी हमने पीछे कही है। 1751 ईस्वी में वह कैप्टन नियुक्त होता है और 1757 से 60 जानते हैं बंगाल का गवर्नर है। फिर 1760 ईस्वी में इंग्लैंड लौटता है और दोबारा जब आता है तो 1765 से 67, ध्यान में रखना है, पहली बार 1757 से 1760, दूसरी बार 1765 से 1767 और बंगाल तक क्लाइव की दूसरी जो है सो सूबेदारी कह लें या गवर्नरशिप कह लें, ये क्लाइव है। तो इस प्रकार से क्लाइव जब वो इंग्लैंड वापस आता है तो 1774 ईस्वी में 49 वर्ष की आयु में वह आत्महत्या कर लेता है। कई कारण बताए जाते हैं आत्महत्या के, उनमें से एक कारण यह भी समझा जाता है कि जो उसने बंगाल में नीति अपनाई, इससे जो उसकी किरकिरी हुई ब्रिटिश मीडिया में, ब्रिटिश संसद में अथवा अन्य लोगों ने जो उसकी आलोचना की, इससे भी उस क्लाइव आत्महीनता का शिकार होता है। मैंने जिक्र किया कि एक इसके कारणों में, कई कारणों में से एक कारण है, ऐसा नहीं कि यह एकमात्र कारण था और अंततः क्लाइव आत्महत्या कर लेता है। अभी हमने चर्चा की कि बंगाल में दीवानी की शुरुआत हुई। अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी तो बिहार और बंगाल में दीवानी वसूलने के लिए, यानी भू राजस्व को वसूलने के लिए नियुक्त किसको किया गया था? कई बार प्रश्न पत्र की शोभा बढ़ा चुके हैं, पूछा जा चुका है बंगाल का दीवान किसे नियुक्त किया गया था भू राजस्व के लिए? ध्यान में रखना है, मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां को बंगाल की दीवानी मिली थी, ध्यान में रखना है। और बिहार की दीवानी किसको दी गई थी? बंगाल की दीवानी इसको और बिहार की दीवानी दी गई थी राजा सीताब राय को। तो राजा सीताब राय को बंगाल की दीवानी दी गई थी और इनका, अब सोचिए जरा सा, इस कारण से उस समय बड़ा सम्मान का नाम होता था दीवान साहब। तो ये कहानी थी हमारी दूसरे कार्यकाल में क्या कुछ होता है क्लाइव के साथ। इसका आगे हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे, तब हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। देखते रहिए हमारे साथ और जानिए कि किस प्रकार से कंपनी शासन का विस्तार होता है, फिर किस प्रकार से शासन के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत होती है और फिर कैसे हमारा देश आज़ाद होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।